अगर आपको भी अपना यूआई डिज़ाइन वर्कफ्लो इंप्रूव करना है और उसमें बहुत सारा टाइम सेव करना है तो आपको फिग्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ऑटो लेआउट को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। ये इतना यूजफुल फीचर है कि कोई भी डिजाइनर इसके बगैर अब डिजाइन नहीं करता है। तो आज इस सीरीज की 6th वीडियो में हम यही ऑटो लेआउट को मास्टर करने वाले हैं। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ। वेलकम बैक टू द फिग्मा क्रैश कोर्स सीरीज। होपफुली आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे और अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, अब वहां से जाके पिछली सारी वीडियोस आप देख सकते हो। अब आज की इस वीडियो में हम ऑटो लेआउट के बारे में सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से यूज करते हैं और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है फिग्मा के अंदर, रिस्पॉन्सिव डिजाइन ऑटो लेआउट को यूज करके किस तरह बनाते हैं, और मैं अपनी एक डिजाइन का एग्जांपल आप लोग को एकदम डिटेल में दिखाने वाला हूं। तो मेक श्योर कि हमेशा की तरह इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑटो लेआउट के बारे में मिस ना हो और आपको ऑटो लेआउट के बारे में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आपको ऑटो लेआउट सीखने से पहले कंस्ट्रेंट्स को सीखना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रेंट्स भी फिग्मा का एक फीचर है जो कि वहां पे रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए यूज होता है। ये चीज़ फिग्मा में है ऑलरेडी और मैंने इसके ऊपर काफ़ी टाइम पहले ही एक डिटेल वीडियो बना दी है, यहाँ से जाके आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो में मैंने कंस्ट्रेंट को डिटेल में समझाया है, ऑटो लेआउट भी समझाया है, बट ऑटो लेआउट आप इस वीडियो में फिर से समझ सकते हो, बट कंस्ट्रेंट्स आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हो क्योंकि कंस्ट्रेंट में वही सारी चीजें हैं, कुछ ज्यादा अपडेट्स नहीं हुए फिग्मा के अंदर, ठीक है। बट ऑटो लेआउट में काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, फिग्मा ने काफी अपडेट्स किए हैं ऑटो लेआउट के अंदर, तो वो चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी सीधे चलते हैं फिग्मा बोर्ड पे और देखते हैं ऑटो लेआउट किस तरीके से यूज करते हैं और ये क्या होता है। तो अभी के लिए मेरे पास एक पूरा ब्लैंक कैनवस है और ऑटो लेआउट लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक फ्रेम चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीबोर्ड पे F प्रेस करा, यानी कि मुझे एक फ्रेम लेना है। तो मैं रैंडमली कोई फ्रेम ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब समझना, ऑटो लेआउट आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लगा सकते हो, ठीक। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, कोई टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, बटन है, कोई फ्रेम है, कलेक्शन ऑफ फ्रेम है, बहुत सारे फ्रेम्स हैं, ठीक है। आप सब जगह ऑटो लेआउट लगा सकते हो, ठीक। उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिस भी फ्रेम पे आप लगाओगे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप ऑटो लेआउट लगाओगे, वो अपने आप को उस ऑटो लेआउट के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो जैसे ये एक फ्रेम है, मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने एक और फ्रेम इसके अंदर ड्रॉ किया, ठीक, और इसको मैंने यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक। जैसे इसको सेंटर लाइन किया, थोड़ा सा मैं इसको कलर दे देता हूँ कोई, ताकि ये दिखे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये कलर दिया। तो अभी ये एक नॉर्मल फ्रेम है ना, इसमें हमने कुछ भी ऑटो लेआउट वगैरह नहीं लगाया है। तो आप अगर लेयर्स पैनल पे देखोगे तो ये एक फ्रेम का सिंबल है, ठीक। जैसे फ्रेम का यहाँ पे होता है ना, तो ये जितने भी अभी देखो लगे हुए हैं और वो फ्रेम्स के सिंबल है, ठीक। तो अभी हमको इस पूरे फ्रेम में ऑटो लेआउट लगाना है। अब आप बोलोगे ऑटो लेआउट क्यों लगाना है? देखो इसलिए लगाना है कि अभी क्या होगा, ठीक। अभी क्या होगा कि अगर मैं इसको रिसाइज करूं तो अभी ये कंस्ट्रेंट सेट हैं इसके, ठीक। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रेंट आपने पढ़ रखे हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर कंस्ट्रेंट सीखना है तो आप मेरी वो कंस्ट्रेंट वाली वीडियो देख सकते हो, मैं कार्ड्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको पहले देख लो कंस्ट्रेंट्स, देन आप ऑटो लेआउट सीखो, ठीक। तो अगर इस फ्रेम में मैं अभी इसको डुप्लीकेट करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कंट्रोल D प्रेस करता हूं, तो कुछ भी नहीं हुआ, ये डुप्लीकेट तो हुआ, बट क्या हुआ कि उसके ऊपर ही डुप्लीकेट हो गया, सी ओवरलैप होकर डुप्लीकेट हो गया। और आप यहाँ पे फ्रीली कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो इन विद इन द फ्रेम। बट ऑटो लेआउट में क्या होता है, सब चीज़ सिस्टम से होती है, वो मैं बताता हूँ अभी किस तरीके से होती है। बट यहाँ पे आपका ना एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप हो सकता है आपसे मैनुअली कोई चीज़ इधर उधर हिल जाए, अगर एक पिक्सल भी हिल गई तो आपकी पैडिंग वो सही नहीं आती, स्पेसिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और एक बेसिकली आप कह सकते हो कि रैंडम नंबर्स हो सकते हैं क्योंकि आप मैनुअली मूव कर सकते हो। बट वहीं पे ऑटो लेआउट में क्या होता है, सारी चीज़ें आप एक प्रॉपर्टी से कंट्रोल करते हो और कुछ भी आप मैनुअली मूव नहीं कर सकते, ठीक। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डुप्लीकेट करा, अब देखो जैसे ये फ्रेम है, अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ तो बाहर वाला जो फ्रेम है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है। मतलब अगर डिलीट कर रहे हो या डुप्लीकेट कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस फ्रेम में, ठीक, क्योंकि वो एक फिक्स विड्थ पे सेट है। अब यही चीज़ ऑटो लेआउट में किस तरीके से होती है, तो देखो जैसे एक ये फ्रेम है, ठीक, मैंने इस पर ऑटो लेआउट लगाना है, ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑटो लेआउट राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटो लेआउट का एक ऑप्शन रहता है, ठीक, ये वाला। तो इस ऑटो लेआउट पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, या फिर आप शिफ्ट A भी प्रेस कर सकते हो। शिफ्ट A ऑटो लेआउट का शॉर्टकट होता है और वो काफ़ी काम का शॉर्टकट है, क्योंकि क्या होता है कई बारी ऑटो लेआउट यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होता है, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में ऑटो लेआउट का ऑप्शन नहीं दिख रहा होता है। जैसे आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है ना, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करी हैं तो ऑटो लेआउट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, बट हम शिफ्ट A का यूज़ करके ऑटो लेआउट फिर भी लगा सकते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे ऑटो लेआउट मैंने क्लिक करा या मैंने शिफ्ट A प्रेस करा, जैसे आप शिफ्ट A प्रेस करते हो तो देखो क्या हुआ, बाहर वाला जो फ्रेम था उसने अपने आप को इस ऑब्जेक्ट के
अकॉर्डिंग फिट कर लिया। और इसने इतनी स्पेस क्यों छोड़ी है 36 और 44 की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्पेस रहती है ना, चारों बाउंड्री से उस ऑब्जेक्ट की, वही पैडिंग सेट हो जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फ्रेम था, अब ये ऑटो लेआउट में हो गया है। अगर आपको रीचेक करना है ऑटो लेआउट में हो गया कि नहीं, तो आप लेयर्स पैनल में जाके देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला सिंबल बदल जाएगा इस सिंबल की जगह, यानी ये फ्रेम का सिंबल था, अब ये इस सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है, इस आइकन में, विच इज द ऑटो लेआउट आइकन। ठीक, अब ये आइकन ऑटो लेआउट में चेंज होता रहता है। वो मैं अभी बताता हूँ आपको कि किस तरीके से कितने टाइप के आइकन यहाँ पे हो सकते हैं, बट अभी आप समझो कि ये ऑटो लेआउट में लग चुका है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको कोई भी चीज एडजस्ट करनी है, कोई स्पेस एडजस्ट करना है, कोई पैडिंग एडजस्ट करनी है। पैडिंग क्या होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट के अंदर है, यानी फॉर एग्जाम्पल ये रेड वाला जो बॉक्स है, ये इस फ्रेम के अंदर है, तो इसका ये फ्रेम जो हुआ पेरेंट हो गया, कंटेनर हो गया पेरेंट कंटेनर, और ये फ्रेम जो हो गया अंदर का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, इस जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई इमेज, कोई टेक्स्ट, कोई बटन, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट से जो कंटेनर है उसकी जितनी भी डिस्टेंस रहती है, दैट इज पैडिंग। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, अगर मुझे पैडिंग चेक करनी है तो मैं ऑल्ट होल्ड करूंगा अपने कीबोर्ड पे, ऑप्शन होल्ड करूंगा मैक पे। जैसे मैंने ऑल्ट होल्ड करा तो आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे भी मैं हवर करता हूँ कुछ इस तरह, तो आप देखोगे कि ये नंबर्स दिख रहे हैं 44, 36 और 44। ठीक है, तो ये जो 44 पैडिंग है दिस इज हॉरिजॉन्टल पैडिंग, और ये जो 36 है दिस इज वर्टिकल पैडिंग। ठीक, कि ऊपर नीचे से कितने डिस्टेंस है और लेफ्ट राइट से कितने डिस्टेंस है। तो ऑटो लेआउट में ये सारी चीजें आप प्रॉपर्टीज से ही ऑटो लेआउट के एडजस्ट कर सकते हो, आपको कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो कैसे होता है देखो, यहाँ पे मैंने ऑटो लेआउट पे क्लिक करा। मेक श्योर कि आप बाहर वाले ऑटो लेआउट वाले फ्रेम पे सिलेक्टेड रहो, अदरवाइज आपको प्रॉपर्टीज नहीं दिखेंगी। ठीक, ऑब्जेक्ट पे नहीं सिलेक्ट करना है आपको, बाहर आउटर मोस्ट फ्रेम पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक, तो आप समझते हैं ऑटो लेआउट में क्या क्या ऑप्शन हमको मिल जाते हैं राइट पैनल पे। ठीक, तो अगर ये वाला पैनल आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑटो लेआउट के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं, तो एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है अलाइनमेंट का। ठीक, यानी कि लेआउट का ऑप्शन होता है, वर्ड फिग्मा इसको लेआउट बोलता है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल ये तब काम करता है जब दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती है, मतलब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक है, तो ये वर्टिकल लेआउट, हॉरिजॉन्टल लेआउट और रैपिंग काम नहीं करेगी। ठीक, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस फ्रेम को सेलेक्ट किया मैंने और इसको कंट्रोल डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट किया। ठीक, तो जैसे मैंने इसको डुप्लीकेट किया, अब देखो ये ऑटोमेटिकली फ्रेम खुद को एडजस्ट कर रहा है। बट वहीं पे फ्रेम वाले केस में क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी कि आप चाहे जितना मर्जी डुप्लीकेट करो, डिलीट करो, फ्रेम एक फिक्स साइज पे रहता था। ठीक, इस केस में क्या है, जब मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ते जाते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है और अपने आप को फ्रेम भी एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि दिस फ्रेम इज इन द ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट का मतलब अपने लेआउट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, जैसे जैसे अंदर के ऑब्जेक्ट चेंज होंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि इस फ्रेम पे ऑटो लेआउट लगा हुआ है और ये वर्टिकल लेआउट पे सेट है। तो जैसे ही मैं इसको वर्टिकल से अगर हॉरिजॉन्टल चेंज करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप को हॉरिजॉन्टली अपने आप प्लेस कर लेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है रैपिंग का। अब ये रीसेंट फीचर है फिग्मा का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जैसे इस केस में देखो क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रिस्पॉन्सिव करने का ट्राई करूं तो कुछ भी नहीं होगा। क्या हो रहा है, क्लिप हो जा रहा है। हाँ, आप यहाँ पे रिसाइजिंग सेट करके क्या कर सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट में मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करा, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके मैंने सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप बाहर पे फ्रेम पे रह करके इंटर प्रेस कर सकते हो। इंटर पे क्या होता है कि एक फ्रेम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही बार में सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने इंटर प्रेस करा तो सारे ऑब्जेक्ट देखो सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उस फ्रेम के अंदर, और मैंने इसकी रिसाइजिंग यहाँ से चेंज करके, ये सब क्या होती हैं एक एक करके मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको फिक्स विड्थ, हग कंटेंट और फिल कंटेनर ऐसे प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो अभी के लिए मैं इसको सिंपली फिल पे कर देता हूँ। तो जैसे मैंने फिल पे करा तो क्या होगा, अब ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव तो हो जाएगा, बट क्या हो अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो आपके अंदर के कार्ड्स हैं, वो इस तरीके से रिसाइज हो। हम क्या चाहते हैं सिंपली कि 4 हैं तो जैसे मैं रिसाइज करूं तो वो ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि 4 से 2 नीचे आ जाए और 2 ऊपर हो जाए, यानी जो उनका लेआउट है वो सिंपली चेंज हो जाए। तो उस केस में आप क्या करते हो, रैपिंग यूज करते हैं। ठीक, तो जैसे ही मैंने रैपिंग ऑन किया तो अब देखो क्या होगा, एक पॉइंट पे आकर के ये अपने आप को ब्रेक करेगा लाइंस में। क्यों, रैपिंग का मतलब क्या हुआ कि जहां तक तो जगह है वो तो उसमें रह रहा था, यानी कि पूरा अगर हमने वर्टिकल पूरी स्पेस दे रखी है तो सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही लाइन में आ जाएंगे। बट अगर आपने स्पेस कम कर दी, यानी कि अगर मैं इसको कम करता चला जाता हूं तो ऑटोमेटिकली वो 2 लाइन्स पे ब्रेक करेगा, फिर 2 कॉलम में ब्रेक करेगा, फिर 1 कॉलम में ब्रेक कर लेगा। ठीक, यानी कि ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक है। तो ये चीज़ यूज होती है जब आप बहुत एडवांस लेवल की रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हो। ठीक, और इसमें मैक्स विड्थ और मिन विड्थ भी ऐड हो जाती है, वो चीज़ भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। बट अभी के लिए आप ऑटो लेआउट समझो। ठीक,
तो जैसे इसमें ऑटो लेआउट है और ये लेआउट के फीचर्स हैं बेसिकली, ठीक। मैंने आपको वर्टिकल बता दिया, हॉरिजॉन्टल बता दिया और रैपिंग बता दी, ठीक। अब नीचे मूव करते हैं स्पेसिंग में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको वर्टिकल पे चेंज करूँ और मैं इसको हग कंटेंट कर दूँ, यानी कि जो फ्रेम है वो खुद को एडजस्ट कर लेगा अपने ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसको हग पे चेंज करा एंड अब देखो स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, ठीक। तो जैसे मैं यहाँ पे हवर करता हूँ यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक। आप इसको चेंज करके ऐसे चेंज कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्पेसिंग। या फिर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे नीचे ये फीचर मिलता है, यानी कि ये स्पेसिंग का फीचर मिलता है। तो जैसे मैं इस पे जाकर के कोई नंबर डालता हूँ, या फिर अगेन आप ड्रैग करके वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक। तो जैसे मैंने वैल्यू बढ़ाई तो देखो स्पेसिंग बढ़ती है। तो स्पेसिंग हमेशा दो चीज़ों के बीच में होती है जो कि एक ऑटो लेआउट कंटेनर के अंदर है। जो कंटेनर है वो ऑटो लेआउट में होना चाहिए, तभी आपको ये फीचर दिखेगा, ठीक। और दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, दो से ज़्यादा ही होने चाहिए बेसिकली। तो जैसे यहाँ पे चार हैं तो चारों के बीच की जो स्पेसिंग है ना, वो चेंज हो रही है इसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली हम अगर यही चीज़ हॉरिजॉन्टल लेआउट में करते हैं तो वहाँ पे भी देखो यही स्पेसिंग काम में आएगी, ठीक। लेकिन जब हम रैपिंग ऑन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रैपिंग ऑन करता हूँ यहाँ पे, तो आपको दो स्पेसिंग देखो देखने मिलती है। देखो जैसे मैंने ऑन किया, यहाँ पे नोटिस करना आप, जैसे मैंने ऑन करा एक और देखो स्पेसिंग ऐड हो गई। क्यों? क्योंकि रैपिंग में क्या हो रहा था, रैपिंग में ये हो रहा था कि जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो देखो यहाँ पे एक तो स्पेसिंग हो गई हॉरिजॉन्टल और एक स्पेसिंग हो गई वर्टिकल, यानी कि रैपिंग के अंदर दोनों टाइप की स्पेसिंग प्ले में आती हैं, ठीक। तो इस चीज़ को करने के लिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है कि जो आपने एक स्पेसिंग सेलेक्ट कर रखी है बाय डिफ़ॉल्ट वही स्पेसिंग यहाँ पे भी सिलेक्टेड रहती है, बट मैनुअली आप दोनों को अलग अलग स्पेसिंग भी दे सकते हो, ठीक। तो जैसे 120 एक है 120 और दूसरी को मैं 20 कर देता हूँ, तो आप देखो, ठीक। यानी कि जो वर्टिकल स्पेसिंग थी वो हमने वर्टिकल गैप को बढ़ा दिया यानी कम कर दिया, और हॉरिजॉन्टल गैप को ऐसे से कम कर दिया। तो आप समझ गए होगे कि रैपिंग में किस तरीके से स्पेसिंग काम करती है। बेसिकली ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। तो इनमें आप थोड़ा सा प्ले करके देख सकते हो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज़ में कमांड हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको यहाँ पे पैडिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक। तो जैसे आपको मिलता है हॉरिजॉन्टल पैडिंग और वर्टिकल पैडिंग, ठीक। तो जैसे मैंने बताया था पैडिंग ये वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि किसी भी कंटेनर से डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का। तो मैंने ये कंटेनर सेलेक्ट करा, ऑटो लेआउट के अंदर है जो, और मैं इसकी पैडिंग बढ़ाता हूँ, ठीक। तो अभी 44 है, जब मैं इसकी बढ़ाता हूँ पैडिंग तो देखो क्या होगा, ये इंक्रीज हो रही है सिंपल। और सिमिलरली वर्टिकल पैडिंग इस तरीके से वर्टिकल पैडिंग घटेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप काम में लाते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई बटन बनाई, कोई फ्रेम बनाया और उसमें आपको कंटेंट प्लेस करना है, तो आप रादर देन मैनुअली किसी फ्रेम में करने के बजाय आप यहाँ से जाकर डायरेक्टली एक नंबर डाल सकते हो सर्टेन। फॉर एग्जांपल मैंने पे 44 डाल दिया, तो एग्जैक्ट वही नंबर लेफ्ट एंड राइट से होगा, और आप कभी भी कुछ भी चेंज करोगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, यानी कि ये पैडिंग कभी भी हटेगी नहीं जब तक आप इसको हटाओगे नहीं, ठीक। ओके, तो उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है इंडिविजुअल पैडिंग देने का। फॉर एग्जांपल आप जैसे पैडिंग इंक्रीज कर रहे थे तो वो दोनों साइड ऊपर और नीचे से बराबर या इक्वल क्वांटिटी में मूव हो रहा था, बट व्हाट इफ यू वांट कि हमको ऊपर की पैडिंग कुछ और चाहिए एंड नीचे की पैडिंग कुछ और चाहिए। तो एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे आके इस लाइन पे हवर करेंगे तो आप मैनुअली इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चारों तरफ की इस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक। और अगर आप ऑल्ट होल्ड करोगे तो दोनों तरफ की एक साथ चेंज होगी, और अगर आप शिफ्ट ऑल्ट होल्ड करोगे तो चारों पैडिंग एक साथ चेंज होगी। तो ये सारे शॉर्टकट्स भी हैं, ये भी आप सीख जाओगे धीरे धीरे। आप या तो याद भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे हवर करके शिफ्ट और ऑप्शन होल्ड करके यानी कि शिफ्ट और ऑल्ट होल्ड करके इंक्रीज करूँ तो चारों साइड की बराबर इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी, ठीक। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर सिंपल एक ऑल्ट होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड की केवल इंक्रीज और डिक्रीज होगी, ठीक। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अगर मैं इंडिविजुअल पैडिंग ऑन करता हूँ तो आपको चार पैडिंग देखने मिल जाती है, यानी लेफ्ट, टॉप और राइट और बॉटम, ठीक। तो फॉर एग्जांपल ऊपर और नीचे की दोनों की 100 पैडिंग है 100 पिक्सल की, तो मैं एक को अगर 10 पिक्सल कर दूं तो आप देखो यहाँ पे ऊपर से 10 पिक्सल हो गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से ऑल्ट होल्ड करके अगेन देख सकते हो, दिस इज 10 पिक्सल, ठीक। ओके, तो इंडिविजुअल पैडिंग भी आपको समझ में आ गई, स्पेसिंग समझ में आ गई। अब बात करते हैं पोजीशनिंग की, यानी कि ये वाला जो पैनल है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर देता हूँ 3। तो यहाँ पे ऑटो लेआउट में ये भी होता है कि जैसे मैंने डिलीट किया ऑटोमेटिकली फ्रेम खुद को एडजस्ट कर लेता है, ठीक। तो अभी देखो आप ये कहाँ पे प्लेस्ड है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेस्ड है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन कितनी हो सकती है, तो किसी भी स्क्वायर के अंदर यानी किसी भी फ्रेम के अंदर आपकी 9 पोजीशन पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं इस ऑटो लेआउट के अंदर। तो जैसे क्या है, मैं इस कंटेनर को सेलेक्ट करता हूँ ऑटो लेआउट वाले के, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पोजीशनिंग का। तो यहाँ पे 9 पॉसिबल पोजीशंस हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक, तो 9 पॉसिबल पोजीशंस हैं और अभी ये टॉप लेफ्ट पे अलाइंड है। ठीक, तो जैसे मैं इसका अलाइनमेंट टॉप सेंटर पे करता हूँ, देखो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा। और सिमिलरली मैं अगर टॉप राइट कॉर्नर पे करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। एंड 9 डिफरेंट पोजीशंस हैं, जिस भी पोजीशन को मैं टॉगल करूंगा वो उस पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये चीज़। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करा तो ये ऐसे हो गया, सेंटर पे किया तो ये सेंटर हो गया। अब नो मैटर हाउ वी इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रेम, ठीक है, ये सेंटर पे ही रहेगा। तो सिमिलरली ये सारे पोजीशंस पे भी यही चीज़ होती है। तो 9 डिफरेंट पॉसिबल पोजीशंस होती हैं। अब ये काफ़ी यूजफुल चीज़ होती है। कब यूजफुल होती है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिज़ाइन है, ठीक है, मैं इस डिज़ाइन को ओपन करता हूँ। अभी देखो क्या है यहाँ पे कि जैसे मैं इस कार्ड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, एंड मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस करा एंड लेट्स ड्रॉ अनदर फ्रेम ओवर देयर। एंड ये एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो एक फ्रेम पे है। मैंने इसको जैसे ही ऑटो लेआउट पे लगाया, ठीक, अंदर वाले फ्रेम, इस फ्रेम को भी ऑटो लेआउट पे लगाया और मैं इस आइकन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इस फ्रेम को भी मैं ऑटो लेआउट पे लगा करके इसको हग पे कर देता हूँ। ठीक, अब ये सब मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा, बट अभी के लिए आप समझो कि मैं आपको समझा रहा हूँ अलाइनमेंट किस तरीके से एक्चुअल डिजाइन में यूज होता है। ठीक, यानी पोजिशनिंग किस तरह यूज होती है। तो जैसे ये एक फ्रेम है जो ऑटो लेआउट में है, ये देखो आप यहाँ पे, ये ऑटो लेआउट का फीचर, मतलब ये ऑटो लेआउट का एक सिंबल है। ठीक है, तो देखो डिजाइन है जैसे ये, अब आप पूरी डिजाइन ऑटो लेआउट में बनाते हो, ठीक है, सारे लोग पूरी डिजाइन ऑटो लेआउट में ही बनाते हैं। ठीक, आपको भी प्रैक्टिस करना है, जो भी डिजाइन आप बनाओ सारी की सारी डिजाइन ऑटो लेआउट में होना चाहिए। छोटी से छोटी चीज आप ऑटो लेआउट में रखने का ट्राई करो। ठीक, ग्रुपिंग आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, फ्रेम्स आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। ठीक, फ्रेम आप आउटर मोस्ट जो फ्रेम है, कंटेनर है, उसको फ्रेम रख सकते हो, अदरवाइज आपको पूरी चीज ट्राई करनी है आप ऑटो लेआउट में रखो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप और ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपसे जरूर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसा। ठीक है, तो जैसा अभी के लिए क्या है, मैंने इस फ्रेम को सेलेक्ट करा और क्या होगा, अलाइनमेंट का देखो फर्क क्या पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे कर दिया ना तो ये सेंटर पे चला जाएगा, अगर आपने यहाँ पे राइट कर दिया ना तो ये राइट पे चला जाएगा। ठीक, बट यहाँ पे एक चीज और है, अगर आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिल कंटेनर कर दिया तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। अब आप कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब आप ये चेंज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी टेक्स्ट की जो ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये वाली, ये काम में आती है। बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई आइकन होता तो उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उस केस में आपको ऑटो लेआउट का अलाइनमेंट फीचर यूज करना पड़ेगा, जो कि ये वाला होता है। जैसे मैं अभी के लिए अगेन यहाँ से चाहे हक कंटेंट कर सकते हो आप, चाहे आप यहाँ से जाके हक कंटेंट पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने हक पे चेंज किया तो अब ये फिर से इतने उस पोर्शन में आ गया है, यानी हाफ में, यानी फिल नहीं है। और अब अगर मैं इसकी पोजीशनिंग चेंज करता हूँ तो अगेन ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये फिल तो था नहीं, तो आपने जो अलाइनमेंट करा उसी अलाइनमेंट में ये चेंज हो जाएगा। तो जब आप एक्चुअल डिजाइनिंग करते हो तो वहां पे ये चीजें इस तरीके से यूज होती हैं। अब ये चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। ठीक है, मतलब कि आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई आप डेटा टेबल बना रहे हो, कोई आप नोटिफिकेशन कंपोनेंट बना रहे हो, या फिर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हो, तो वहां पे अलाइनमेंट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक, तो मेक श्योर करो आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉपर्टीज थी जो बेसिक ऑटो लेआउट के प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं, बट इसके अलावा भी एडवांस लेवल की चीजें भी हैं और रिसाइजिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब समझते हैं रिसाइजिंग क्या होती है। ठीक, उसके बाद हम ऑटो लेआउट के एडवांस फीचर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले रिसाइजिंग समझने के लिए मैं चलो इसी डिजाइन में बताता हूँ। ठीक है, मैंने इस कंटेनर को सेलेक्ट करा जो कि एक ऑटो लेआउट के अंदर अभी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑटो लेआउट में डालता हूँ, सिंपली मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा ऑटो लेआउट लगाने के लिए, या फिर आप यहाँ से भी जाके ऑन कर सकते हो। ठीक, तो जैसे मैंने शिफ्ट ए प्रेस करा तो ये पूरा बाहर वाला फ्रेम अंदर वाले फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके ऑटो लेआउट में हो गया है। ठीक, अब आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस कंटेनर के अंदर है। ठीक, सिंपल। अब मैं इसकी थोड़ी सी पैडिंग कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये अच्छा लगने लग जाए, समथिंग लाइक दिस। ठीक, अब क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ से बोलूँ रिस्पॉन्सिव होने के लिए, तो जैसे मैंने इसको रिस्पॉन्सिव करा अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आप बोलोगे, अगर आप कंस्ट्रेंट आपको पता है तो आप बोलोगे कंस्ट्रेंट लगा दो। चलो कंस्ट्रेंट लगा के देखते हैं, लेकिन यहाँ तो कंस्ट्रेंट का फीचर ही नहीं आ रहा। जैसे आप देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट तो कहीं आपको दिख ही नहीं रहे, क्योंकि ऑटो लेआउट के अंदर कंस्ट्रेंट्स गायब हो जाते हैं और कंस्ट्रेंट की जगह पे रिसाइजिंग आ जाती है, जो कि यहाँ पे आती है। इस जगह पे आप देखो हग कंटेंट, ये चीज़ आ जाती है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट बनाऊँ और यहाँ से ऑटो लेआउट हटा दूँ तो यहाँ पे नोटिस करना ये वाली चीज़ चली जाएगी। जैसे मैंने हटाया, देखो यहाँ से वो चीज़ चली गई और यहाँ पे अब कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, ये देखो। ठीक, कंस्ट्रेंट दिख रहा है ना, और वहीं पे मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ कंस्ट्रेंट्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसाइजिंग ऑन हो जाती है। तो ऑटो लेआउट और नॉर्मल फ्रेम में ये एक डिफरेंस होता है। तो चलो जैसे मैं इसको, मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है, अगर आप यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना होता तो आप सिंपली क्या करते, ये एक नॉर्मल फ्रेम है और आप इस फ्रेम पे जा करके इसका कंस्ट्रेंट इसके सेट कर देते बेसिकली। तो जैसे मैंने इसको लेफ्ट एंड राइट पे करा तो ये एक ऑटो लेआउट है जिसको मैंने कंस्ट्रेंट सेट कर दिए लेफ्ट एंड राइट, एंड इस इमेज की भी कंस्ट्रेंट मैंने सेट कर दिया लेफ्ट एंड राइट।
अब आप बोलोगे ये तो रिस्पॉन्सिव हो गया, डेफिनेटली हो गया, बट वॉट विल हैपन इफ़ यू डिक्रीज अ लिटिल बिट मोर। देखो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अगर कर दोगे तो यहाँ पे तो रिस्पॉन्सिवनेस चली गई, यानी ये टेक्स्ट पीछे चला गया, क्रॉप हो गया। अगर मैं इसको ऊपर भी लेके आऊँ तो इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिव, ठीक। बट कुछ हद तक आप कंस्ट्रेंट्स का यूज करके रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बट ऑटो लेआउट में क्या होता है, अब हम वो देखते हैं, ठीक। अब चूंकि मैंने पहले बताया आपको ऑटो लेआउट में कंस्ट्रेंट्स तो होते नहीं, रिसाइजिंग होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस फ्रेम को सिलेक्ट करा, अब ये ऑटो लेआउट में लगा हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक। मैं इसको रिसाइज करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करा। अब मैं अंदर वाले ऑब्जेक्ट को जा करके यहाँ से हग पे चेंज करके ना इसको फिल कर दूंगा। फिल का मतलब समझ रहे होगे कि जो बाहर वाला आउटर मोस्ट कंटेनर है उस कंटेनर को फिल कर लेगा ये भी जो भी ऑब्जेक्ट अंदर होगा, ठीक है। जैसे मैंने फिल पे क्लिक किया तो देखो ये फिल हो गया, ठीक। अब ये इमेज फिल नहीं हुई तो हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे और इसको फिर से फिक्स से चेंज करके फिल पे कर देंगे, ठीक। जैसे मैंने फिल पे करा, इमेज भी फिल हो गई। अब आप इस केस में देखो क्या होगा, जैसे जैसे मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ ये ओवरलैप नहीं होगा अब। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रॉपर स्पेसिंग दे रखी है 22 की। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 22 के स्पेसिंग दे रखी है और अंदर वाला ऑब्जेक्ट भी ऑटो लेआउट में है, सारी चीज़ें ऑटो लेआउट में है। ये वाले जो टेक्स्ट हैं इनको भी हमने ऑटो लेआउट में किया हुआ है ताकि इनमें भी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी रहे, ठीक। तो मैं जैसे ही अब इसको डिक्रीज इंक्रीज करता हूँ, अब ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। अगर यही एग्जाम्पल मैं आपको उसमें दिखाऊँ, ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये नॉर्मल है, यानी कि चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डाला हुआ है विदाउट ऑटो लेआउट एंड कंस्ट्रेंट्स। तो ये एक नॉर्मल डिज़ाइन है जिसमें ना तो कोई भी फ्रेम ऑटो लेआउट में लगा है और ना ही किसी फ्रेम के कंस्ट्रेंट सेट हैं। तो ये किस तरीके से दिखेगा, देखो ऐसे, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक, सिंपल। अब वही चीज़ अगर आप कंस्ट्रेंट सेट करके रखते हो तो क्या होगा, एक हद तक डिज़ाइन रिस्पॉन्सिवनेस रहेगी डिज़ाइन में, ठीक है। जैसे ही मैं उसको कंप्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ओवरलैपिंग आती है, सी डिज़ाइन पूरी ख़राब हो चुकी है। लेकिन वहीं पे अगर मैं ऑटो लेआउट लगा के रखा हूँ और रिसाइजिंग ऑन करके रखी है, मैंने सही से अच्छे से सेट करके रखी है, तो इस केस में क्या होगा, देखो पूरी डिज़ाइन अपने आप को अच्छे से रिस्पॉन्सिव करेगी। अगर मैं इसको कम भी करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सिंपली रैपिंग ऑन कर सकता हूँ। जैसे मैंने रैपिंग ऑन करा तो अब देखना क्या होगा, ठीक। अभी देखो जैसे ही उस विड्थ तक पहुंचेगा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा खुद से, यानी कि ओवरलैपिंग किसी भी टाइप की नहीं होगी, लाइक दिस, सी। तो ऐसा करके आप ऑटो लेआउट से रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर सकते हो कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल पे, ठीक। अब इसके बाद रिसाइजिंग में कुछ और ऑप्शंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा था फिल का, हग कंटेंट का और फिक्स विड्थ का। तो ये दो ऑप्शंस आपको और मिलते हैं, फिक्स विड्थ और हग कंटेंट। फिल कंटेनर तो हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे कंटेनर हम रिसाइज करेंगे वैसे वैसे अंदर का ऑब्जेक्ट भी एज टू एज एकदम पैडिंग को मेंटेन करते हुए अपने आप को रिसाइज करेगा, सिंपल, ठीक। लेकिन अब हग कंटेंट में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस अंदर वाले टेक्स्ट का फॉर एग्जांपल इसको फिक्स विड्थ करके इतना कर दिया एंड इमेज को भी हमने इतना कर दिया, बट अभी भी ये जो फ्रेम है वो फिल कंटेनर पे सेट है, इसीलिए ये मतलब यहाँ तक फिट नहीं हुआ। तो फॉर एग्जांपल अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, ठीक। तो ये वाला जो क्या बोलते फ्रेम है, जो अंदर का ऑब्जेक्ट था वो अभी फिल पे सेट है। जैसे मैं इसको हग कंटेनर करूँगा तो क्या होगा, ये जो फ्रेम है यानी ये वाला कंटेनर जो है जितना भी जिसके अंदर इतने सारे कंटेंट्स हैं, मतलब कि एक बाहर वाला ऑटो लेआउट हो गया और उसके अंदर वाला ऑटो लेआउट हो गया। तो जो हग कंटेंट होता है वो क्या करेगा, जितना भी कंटेंट है उसको हग कर लेगा, नाम से ही पता है। यानी अगर हम अंदर वाला जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको रिसाइज करेंगे तो बाहर वाला जितना भी ऑब्जेक्ट है यानी कि जो बाहर वाला ऑटो लेआउट फ्रेम है वो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा क्योंकि वो हग पे सेट है। अगर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ तो भी ये फ्रेम पूरा इमेज को हग कर लेगा। तो अब इसी तरीके से मैं इसको अंडू करता हूँ। अब फिक्स विड्थ किस तरीके से काम करती है, मतलब वो भी देखते हैं। इसी तरीके से वो भी काम करती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये पूरे फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया एंड मैं हग कंटेंट से मैंने चेंज कर दिया फिक्स विड्थ पे। अब फिक्स विड्थ पे क्या होगा, एक फिक्स विड्थ इनेबल हो जाती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फ्रेम को 214 से चेंज करके 250 विड्थ देना चाहता हूँ तो एक फिक्स विड्थ में दे सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक करा, इंटर किया, तो अब ये एक फिक्स विड्थ पे हो गया है। अब आप कुछ भी चेंज करेंगे अंदर बाहर, ठीक है, कुछ भी चेंज करेंगे, यानी अगर इसको डिलीट भी कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे तो ये इतनी साइज हमेशा मेंटेन रहेगी बिकॉज हमने बाहर वाले फ्रेम का साइज जो है वो फिक्स कर दिया है। अब वो रिसाइज नहीं होगा खुद से, ठीक। तो ये रिसाइजिंग के 3 ऑप्शंस हैं और जब आप डिज़ाइंस बनाओगे तो इन चीज़ों को आप चेंज कर करके देखोगे तभी ये चीज़ आपको आएगी, क्योंकि थियोरी में मतलब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं,
लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस में काम करते हो तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कई बारी, जो रिसाइजिंग होती है, ठीक। तो इसको आपको मास्टर करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सिंपली आप इसको फिल कंटेनर में चेंज कर सकते हो, ठीक। तो जैसे मैंने फिल कंटेनर करा और अंदर का मैं एक बार अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इस फ्रेम को लिया और मैंने इसको फिल कंटेनर किया। अभी भी देखो ये फिल पे नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फिल पे चेंज नहीं है। तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके फिल पे करता हूँ। अब देखो ये रिसाइज हो गए, फिल पे हो गया। हो सकता है ये जो अंदर का टेक्स्ट है ये भी फिक्स विड्थ या हक कंटेंट पे हो जाए। अभी अगर हक कंटेंट पे होता तो ये इस तरीके से हो जाता। फॉर एग्जांपल मैंने इसको फिक्स विड्थ पे चेंज करा एंड इतनी विड्थ दे दी, अभी भी ये रिसाइज नहीं होगा, मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स विड्थ पे है। तो हम हमेशा रिस्पॉन्सिव डिजाइन में फिल कंटेंट का यूज़ करते हैं। आप एक चीज़ समझ लो, फिल कंटेनर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने फिल किया और इसको भी मैंने फिल किया, अब आप देखो ये पूरा सब फिल है, यानी कि जैसे जैसे हम फ्रेम रिसाइज करेंगे ये अपने आप को खुद वैसे ही रिस्पॉन्सिव करेगा, लाइक दिस, ठीक। एंड सेम गोज विद द वर्टिकल रिसाइजिंग एज वेल। तो यहाँ पे आपको दो टाइप की रिसाइजिंग मिलती है। जस्ट लाइक कंस्ट्रेंट में आपको वर्टिकल कंस्ट्रेंट मिलते थे और हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट मिलते थे, सिमिलरली यहाँ पे आपको वर्टिकल रिसाइजिंग एंड हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग मिलती है। फॉर एग्जांपल अभी ये हॉरिजॉन्टली इतने पे सेट है और हॉरिजॉन्टली इसकी मैं ये कम कर देता हूँ, पैडिंग फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दी 20, ठीक है, और इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको वर्टिकली फिल करूँ तो ये वर्टिकली फिल कर लेगा। देखो यहाँ पे फिल कर लिया इसने, ठीक। बट अभी ये चीज़ नहीं हुई क्योंकि इनमें भी वर्टिकल कंस्ट्रेंट अभी सेट नहीं है, यानी वर्टिकल रिसाइजिंग अभी सेट नहीं की मैंने। तो मैंने यहाँ पे अगेन क्लिक किया और इस वाले टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके मैंने फिल कंटेनर किया। जैसे ही फिल कंटेनर किया तो देखो क्या होगा, ये इस तरीके से सेट हो जाता है, यानी कि फिल कर लेगा खुद को। और अगर इमेज को भी मैं वर्टिकली फिल कंटेनर कर दूं तो क्या होगा, इमेज और दो ऑब्जेक्ट्स अपने आप को 50-50% फिल कर लेंगे विद सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेसिंग जो आपने दे रखी है। तो अभी अब देखो ये उतने साइज का है और ये भी उतने ही सेम 212 पिक्सल के साइज का है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें फिल पे हैं वर्टिकली, तो 50-50% पे स्प्लिट हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको एक चीज़ फिक्स रखना है और एक चीज़ फिल करना है, तो अगर मैं इसको देखो डिक्रीज करूँ तो इमेज फिल होती जाएगी। सी, अगर मुझे इमेज फिल करना है और मैं इसको ऐसे करूँ तो मैं इसको सिंपली हक कंटेंट पे कर सकता हूँ और इमेज को फिल पे रहने दे सकता हूँ। तो जो आपका कंटेनर है आप जितना मर्जी स्केल कर लो, वो इस तरीके से इमेज फिल हो जाएगी, लाइक दिस, सी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। वर्टिकल रिसाइजिंग और हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग इस तरीके से काम करती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो मैंने आपको नहीं बताया, जो कि स्पेसिंग के अंदर आती है। स्पेसिंग के अंदर क्या है कि यहाँ पे जैसे स्पेसिंग थी इसका कोई नंबर दे सकते हो, वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो का, ठीक। वो कैसे करते हैं देखो, जैसे अगर मैं इसको रिसाइज करके ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज रिसाइज हो रही है क्योंकि इमेज जो है फिल पे सेट है। अगर मैं इमेज को हग पे करता हूँ यानी फिक्स विड्थ पे चलो कर देता हूँ, तो मैंने इमेज फिक्स विड्थ करके 300 की हाइट दे दी इसकी, ठीक। अब मैं इसको स्केल करता हूँ, ठीक। अब देखना क्या होगा, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, ठीक। अगर क्या हो, मैं चाहूँ अगर कि इन दोनों के बीच की जो ये स्पेस है ये इंक्रीज हो जाए, यानी ये जो टेक्स्ट के बीच की और जो इमेज के बीच की ये जो डिस्टेंस है 22 पिक्सल की, ये अपने आप को इंक्रीज कर ले। यानी मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट ऊपर फिक्स रहे और इमेज जैसे जैसे मैं बाहर का फ्रेम रिसाइज करूँ इमेज भी वैसे वैसे चले, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अंदर वाले फ्रेम पे मैंने सेलेक्ट करा और उसको जो स्पेसिंग 22 की है, यहाँ ड्रॉप डाउन देखो एक छोटा सा है, इस पर जब क्लिक करोगे आप तो ऑटो का ऑप्शन आएगा आपको। ऑटो मतलब क्या होगा, जैसे मैं ऑटो करता हूँ देखना क्या होगा, देखो नीचे उसने खुद को भेज दिया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो पहले फिक्स थी 22 पे, अब ये ऑटो पे है। तो जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टली चीज़ों को वर्टिकली स्क्रॉल इंक्रीज करोगे ये अपनी साइज को वैसे वैसे इंक्रीज कर लेगा। एंड यही चीज़ वर्टिकली भी हो सकती है, रैपिंग में भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में भी हो सकती है। यानी आपने कोई भी लेआउट लगा रखा है और अगर आप उसमें ऑटो लगाते हो तो दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑटो पे सेट हो जाएगी। और ये फीचर भी हम बहुत यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे करते हैं। जैसे ये डिज़ाइन है, ठीक है, ये वाली डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में क्या है, ये एक टेक्स्ट है और ये एक आइकन है, ठीक। अब इस वाले जो मतलब जो कंटेनर है जिसमें एक टेक्स्ट है और ऑटो लेआउट मतलब एक कंटेनर है जिसमें टेक्स्ट है और आइकन है, तो मैं उस कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ। देखो इसके कंटेनर के अंदर एक आइकन है और एक टेक्स्ट है। तो इस कंटेनर में आप नोटिस करोगे तो ये ऑटो पे सेट है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर मैं इसको मान लेते हैं 22 दे दूँ, ठीक, ये देखो आइकन इधर चला गया। तो या तो एक ऑप्शन आपके पास है कि इस तरीके से करना है, आपको इधर भेजना है, बिल्कुल इस आइकन को आपको राइट कॉर्नर पे भेजना है ऑटो लेआउट के अंदर ही रह के। तो आप पहली चीज़ तो मैनुअली कुछ चेंज नहीं कर सकते। देखो आप अगर चेंज करोगे तो यू कैन नॉट चेंज इट। आप अगर ऐसे करोगे तो स्विच हो सकता है, पोजिशनिंग स्विच हो जाएगी, ठीक। बट आप मैनुअली कोई चीज़ इधर से उधर मूव नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इतना नंबर बढ़ा दो इसका कि कॉर्नर पर चला जाए। बट अगेन ये सही तरीका नहीं है क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिवनेस होगी नहीं। मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक।
मैंने इसको मैनुअली चेंज करा था, ये देखो आइकन क्रॉप हो जा रहा है, कोई रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑटो करने का ऑप्शन है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अनडू करता हूँ एक बार, ठीक, अब ये इतनी डिस्टेंस थी 22 की, अगर मैं क्या हो इसको चेंज करके ए लिख दूँ यहाँ पे, ऑटो कर दूँ, या फिर आप यहाँ से ए भी लिख सकते हो अगर आप इस पर सेलेक्ट करके ए लिखोगे, या फिर आप ड्रॉप डाउन में से ऑटो सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये वाला जो आइकन है वो राइट कॉर्नर पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की स्पेसिंग जो है वो ऑटो हो गई। तो जैसे मैं इसको ऑटो करूँ, देखो आप सी बिल्कुल राइट में, यानी कि एक साइड लेफ्ट में एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक ऑब्जेक्ट राइट में हो गया, ठीक। तो दोनों एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर पे हो गए। अब आप चीज़ों के स्केल करोगे तो क्या होगा, एक लेफ्ट पे रुका रहेगा और राइट पे रुका रहेगा, और रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी बनी रहेगी लाइक दिस। जैसे मैंने ऑटो पे करा, अब आप देखो सी, ये जितना हम अगर बढ़ाएंगे तो ये वाला आइकन राइट पे है और ये वाला आइकन लेफ्ट पे है। इस तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस आप अचीव कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑटो वाला ऑप्शन था, और पैडिंग में ऑटो नहीं होता बाय द वे, ठीक है। यहाँ पे ऑटो होता है सिर्फ स्पेसिंग के अंदर, ठीक। अब बात करते हैं हम कुछ एडवांस ऑटो लेआउट फीचर्स की जो हिडन होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उनको किस तरीके से यूज़ करना है और उनका यूज़ केस क्या है वो अब हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस फ्रेम पे वापस आता हूँ, तो बेसिकली एडवांस ऑटो लेआउट फीचर्स के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे। इन 3 डॉट्स में आपको क्लिक करना पड़ता है और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं, ठीक है। और किसी भी ऑप्शन के ऊपर हवर करोगे तो आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो प्रीव्यू में दिख जाता है कि आप इन वाले फीचर से बेसिकली होता क्या है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे मैंने क्या करा, पहली चीज़ तो इस फ्रेम को सिलेक्ट करा और इनको फिक्स से चेंज करके मैंने हक कंटेंट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग रिसाइज हो जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मैं इसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ाता हूँ लाइक दिस। अब मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने 3 बार डुप्लीकेट कर लिया और मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ समथिंग लाइक। तो मैं पहले तो आपको ये करके दिखाता हूँ कि मैंने इस फ्रेम को डुप्लीकेट किया। तो मैं इसका सबसे पहले ऑटो लेआउट यहाँ से हटा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑटो लेआउट यहाँ से हटाया, ठीक है, अब ये एक नॉर्मल फ्रेम है, ठीक है। तो अगर क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि इनके बीच की स्पेसिंग मैं कम कर दूँ, तो सबसे पहले मैं ऐसे करके कम कर देता हूँ। यहाँ से ऑप्शन आता है कम करने के लिए, कोई भी फ्रेम जो है वो ऑटो लेआउट के अंदर नहीं है, तो इस तरीके से जनरली स्पेसिंग मैनेज करने का ऑप्शन आता है। तो मैंने इसको माइनस में कर दिया, यानी कि एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया, ठीक। तो इस फ्रेम को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको पहले तो एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब क्या हो, अगर आपको रेड ऊपर चाहिए और पर्पल नीचे चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट वाला है उसको वो आपको टॉप पे चाहिए और फिर उसके ऊपर उसके नीचे मिडिल एंड देन उसके नीचे लास्ट वाला चाहिए। तो अगर कोई फ्रेम नॉर्मल फ्रेम है, यानी कि वो ऑटो लेआउट में नहीं है, तो उस केस में तो आप लेयर मैनेज कर सकते हो। जैसे ये देखो एक लेयर है ना, इसको मैं नाम देता हूँ रेड, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया ग्रीन, मैं आपको दिखाने के लिए इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको मैंने नाम दिया पर्पल। अब आप देखो क्या होगा, पर्पल अभी टॉप पे है। जैसे मैं पर्पल को अगर नीचे करूँ तो क्या होगा, देखो मैंने ड्रैग करके इसको नीचे करा, पर्पल नीचे चला गया, पर्पल वाला बॉक्स, और रेड वाला बॉक्स ऊपर मतलब बीच में है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रेड वाले बॉक्स को मैं टॉप पे कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको टॉप पे किया तो रेड वाला टॉप पे है, उसके नीचे ग्रीन, उसके नीचे पर्पल। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो कि राइट क्लिक करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो या फिर सेंड टू बैक कर सकते हो। इसका शॉर्टकट भी होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो उसका शॉर्टकट होता है। जैसे मैंने इसको सेंड टू बैक करा तो ये बैक में चला जाएगा। तो बेसिकली लेयर्स ही चेंज हो रही होती हैं, है ना, लेयर में ही लेयर्स का ऑर्डर चेंज हो रहा होता है, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। बट अगर आप यही चीज़ ऑटो लेआउट के अंदर करने जाओगे तो देखो इशू क्या आता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑटो लेआउट के अंदर हम गए और मैंने यहाँ पे बोला, अगेन इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ। तो पहले तो मैं इसको माइनस में कर लेता हूँ, यानी स्पेसिंग इनको ओवरलैप करवा लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने स्पेसिंग कुछ इस तरीके से करी, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग में है। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड ऊपर है, ग्रीन है, पर्पल है। अगर मैं पर्पल को अब ऊपर चाहता हूँ तो आप अगर ड्रैग करने जाओगे तो देखो क्या होगा, पोजीशन स्वैप हो जाएगी। जैसे मैंने इसको ड्रैग करके ऊपर करा तो ये पोजीशन देखो पर्पल पहले आ गया। ऑटो लेआउट में वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक वाला। जैसे मैं अभी करता भी हूँ, सेंड टू बैक करता हूँ, तो देखो सेंड टू बैक किया तो वो चीज़ ना एक्सट्रीम राइट पे चली जाएगी, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, ठीक। तो इसको फिक्स करने के लिए फिग्मा में एक एडवांस ऑटो लेआउट का फीचर है। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कैनवस स्टैकिंग है, देखो कैनवस स्टैकिंग में फर्स्ट ऑन टॉप पे है, यानी कि जो ऑटो लेआउट में फर्स्ट चीज़ है वो टॉप पे है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, फर्स्ट ऑन टॉप, लास्ट ऑन टॉप। जैसे मैं इसको लास्ट ऑन टॉप करता हूँ तो जैसे नाम से क्लियर है कि लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो टॉप पे आ जाएगा। आप इसमें ये चीज़ नहीं कर सकते हो कि ग्रीन वाला टॉप पे आ जाए, और इस तरीके से बेसिकली नहीं कर सकते हो। इसको करने के लिए आपको अगर ये चीज़ अचीव करनी है तो दोनों चीज़ों को पहले एक बार और ऑटो लेआउट में डालो, ठीक। उसके बाद इनमें फिर से स्पेसिंग कम करो और इनमें जा कर के आप फिर से अब क्या करो, फर्स्ट ऑन टॉप कर दो। फर्स्ट ऑन टॉप करोगे देखो ग्रीन आ जाएगा ऊपर। बट अगर आप ऑटो लेआउट में नहीं करते हो, यानी सिंपल ही है वो, तब आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो।
आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो इधर फर्स्ट विल बी ऑन टॉप और सेकंड और बेसिकली लास्ट विल बी ऑन टॉप, ठीक। तो ये ऑप्शन है। अब इसका यूज केस कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एब्सोल्यूट पोजीशन का। देखो सिंपल बात समझो कि मैं पहली चीज़ तो एक डिज़ाइन पे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये डिज़ाइन है, ठीक है, अगेन वही डिज़ाइन मैंने ली है। अब ऑटो लेआउट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी मैनुअली मूव नहीं कर सकते हो, ठीक, सब चीज़ सिस्टम से मूव होती है। क्या होगा अगर आपको चाहते हो कि आप यहाँ पे एक आइकन यहाँ पे लग जाए, मतलब इस पैडिंग वाली जगह पे लग जाए, जबकि आप पैडिंग वाली जगह कुछ भेज नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ ना, जैसे यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ ना, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्नैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम में है। अगर मैं इसको फिल दूँ, देखो आप यहाँ पे बन रहा है, तो इसको मैं यहाँ मूव करना चाहूँ, देखो नहीं मूव हो रहा है, सी नहीं होगा, क्योंकि ऑटो लेआउट पे है ये। तो यहाँ पे प्ले में आती है एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। तो क्या कर सकते हो आप, तो अगर आपको जो भी चीज़ ऑटो लेआउट में आपको फ्रीली मूव करनी है, तो आप यहाँ से जाकर के एक फीचर है ये वाला, ठीक है, यहाँ देखो एब्सोल्यूट पोजीशन, यहाँ पे देखो लिखा था एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग आप ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने क्या करा, इस वाले फॉर एग्जांपल सपोज ये एक आइकन है, या फिर मैं एक आइकन ही ले आता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये वाला आइकन मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक। और इस वाले जगह पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस किया। कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करने से क्या होता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैंने प्रेस करा, अब ये ऑब्जेक्ट आइकन यहाँ पे है, आई वॉन्ट दिस आइकन टू बी हेयर नॉट हेयर, मतलब यहाँ पे करना तब तो आप ऑटो लेआउट के अंदर कर ही सकते हो, इस टेक्स्ट को और इस आइकन को दोनों को ऑटो लेआउट में करा सकते हो, यानी कि एक ऑटो लेआउट बना सकते हो। बट आई वॉन्ट कि ये यहाँ पे चला जाए, तो मैंने क्या करा, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग जैसे यहाँ पे ऑन करी, तो आप देखो क्या हुआ, अब ये आप ऑटो लेआउट में कहीं पे फ्रीली मूव कर सकते हो। ये ऑटो लेआउट के अंदर ही है, बट फिर भी फ्रीली मूव हो सकता है। और ये फीचर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहीं पे कोई टूल टिप दिखानी है, कहीं पे कोई आइकन इस तरीके से दिखाना है ना, कहीं पे इन्फॉर्मेशन आइकन दिखाना है, कोई चीज़ ओवरलैप करके दिखानी है पॉप ओवर के तरीके से, तो इस तरीके से यूआई डिज़ाइनिंग में ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग यूज़ होती है। तो अभी जैसे मुझे यहाँ पे प्लेस करना था, ये मैं यहाँ जाकर सिंपली यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई एक्स कोई कैंसिल वाला आइकन, इस तरीके का आइकन आप प्लेस कर सकते हो। नॉट ओनली आइकन बट बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक। तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है कि कोई भी, जैसे मैं इस वाले को अगर ऑटो लेआउट से बाहर कर दूं, यानी कि एब्सोल्यूट पोजीशन ऑन करूं इस वाले पूरे ऑब्जेक्ट में, तो जैसे मैंने इसको ऑन करा, अब देखो ये चीज़ अब फ्रीली मूव हो जाएगी थ्रू आउट द ऑटो लेआउट फ्रेम। तो एब्सोल्यूट इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम जो एब्सोल्यूट पोजीशन है और स्टैकिंग है, उन दोनों को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक डेटा टेबल है, ठीक है, डेटा टेबल है, सिंपली कोई भी डेटा टेबल हो सकती है, और मुझे यहाँ पे लेबल में सपोज एक टूल टिप लगानी है, ठीक। अब ये सब ऑटो लेआउट में है, आप देखो ये कॉलम्स में ऑटो लेआउट में लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसको हाइड करता हूँ। यहाँ पे एक ऑटो लेआउट है, एक टूल टिप है। ये मैंने टूल टिप को क्या किया, मुझे यहाँ पे टूल टिप चाहिए ये, ठीक है, इस लेवल के ऊपर चाहिए। तो देखो मैंने ऐसे करके इस वाले पे प्लेस करा, तो सिंपली स्नैप करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑटो लेआउट में है। तो अब मुझे स्नैप तो कराना नहीं है, तो मुझे तो इसके नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको एब्सोल्यूट कर दूंगा। जैसे मैंने एब्सोल्यूट करा, अब ये ऑटो लेआउट के जो प्रिंसिपल्स है उसको मानना बंद कर देगा। अब आप मैनुअली कहीं पे मूव कर सकते हो विदाउट ऑटो लेआउट को हटाए हुए, ठीक। कई लोग ऐसा करते हैं कि जिनको ऑटो लेआउट हटाना नहीं पता एब्सोल्यूट पोजीशन, वो ऑटो लेआउट को हटा के सिंपली उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन उसको फ्रीली मूव करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग आपको यूज़ करनी है। जैसे मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हाइड हो जा रहा है पूरा। अब आप कहोगे ठीक है क्लिप कंटेंट होगा, तो ठीक है क्लिप कंटेंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा तो क्लिप कंटेंट तो नहीं लगा है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्लिप कंटेंट नहीं लगा है, यहाँ लगा हुआ, बट इससे हमें मतलब नहीं। अगर मैं इसको भी ऑफ कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर ये जो टूल टिप है वो इस वाले ऑटो लेआउट फ्रेम के अंदर है, यानी कि इस कंटेनर के अंदर है। ये देखो ऑटो लेआउट लगा है ना, इस कंटेनर के अंदर है, और ये कंटेनर इस वाले कंटेनर के अंदर है। यानी जैसे मैं इस पे हूँ तो आप बैक स्लैश प्रेस करोगे ना, जो इंटर के ऊपर आपका बैक स्लैश होता है, उसको फ्लिप प्रेस करोगे तो उसके ऊपर वाला फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक, कंटेनर। तो ये कंटेनर है जिसके अंदर ये बहुत सारे कंटेनर हैं, एक ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे स्टैकिंग काम में आएगी। जैसे क्या होगा, मैंने इस पर सेलेक्ट करा, यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स पे गए हम ऑटो लेआउट के, और अभी देखो लास्ट ऑन टॉप है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ना वो ऊपर है, इसके ऊपर है, तभी तो ओवरलैप कर रहा है ना, तभी तो क्रॉप कर दे रहा है। बट मैं यहाँ पे गया और मैंने क्या बोला, इसको आप कर दो फर्स्ट ऑन टॉप। जैसे ही मैं फर्स्ट ऑन टॉप करता हूँ तो देखो क्या होगा, ये वाला जो लेबल है, ये जो टूल टिप है, ये ऊपर आ गया इसके, तो ये वाली चीज़ पीछे चली गई, तो अपने आप वो चीज़ दिखने लग गई।
तो क्लिप कंटेंट, अगर हम क्लिप कंटेंट ऑन होता तो इस तरीके से दिखता, तो क्लिप कंटेंट भी ऑफ है फिर भी नहीं दिख रहा, तो आपको ऑटो लेआउट के अंदर स्टैकिंग यहाँ पे यूज में आएगी। अभी भी देखो क्लिप हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला एक बार फिर से बैक स्लैश प्रेस करेंगे और एक बार और बैक स्लैश प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने फर्स्ट ऑन टॉप कर दिया, लेकिन अब हम जाते हैं इसके भी ऊपर वाले कंटेनर पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल, बेसिकली कॉलम्स कंटेंट है, ठीक। तो मैंने फिर से बैक स्लैश प्रेस करा और ये वाले ऑटो लेआउट में हम गए और यहाँ पे एडवांस सेटिंग में गए। अभी देखो यहाँ पे भी लास्ट ऑन टॉप था, इसीलिए क्लिप हो रहा था यहाँ से। जैसे मैंने इसको फर्स्ट ऑन टॉप करा, देखो अब ये क्लिप नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये फीचर्स हैं जिससे आप जो कि फिग्मा में अवेलेबल है, ताकि आपको कोई भी चीज़ ऑटो लेआउट से हटानी ना पड़े और मतलब बेसिकली आपको नॉर्मल फ्रेम्स और ग्रुपिंग करके काम ना करना पड़े। तो अब देखो यहाँ पे बिना बिना ऑटो लेआउट हटाए अगर मैं यहाँ पे ये फ्रेम डिलीट करूँ, ये वाला जो ऑटो लेआउट ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट करूँ, तो ये ऑब्जेक्ट भी हट गया और टूल टिप भी चला गया। क्यों? क्योंकि ये जो टूल टिप था वो विद इन दिस फ्रेम था ओनली, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी काम की चीज़ें हैं और हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, बट घबराना नहीं है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस जब आप करोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं बाकी ट्राई करूँगा, और कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और लिंक्डइन पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई इस तरीके से डाउट आता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पे जो स्टैकिंग के अलावा, ठीक है। तो मैंने पहले तो स्टैकिंग हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक्स का एक ऑप्शन आ रहा है, ये क्या होता है अब ये समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लिया और इनकी पैडिंग मैंने कर दी 0 पैडिंग कर दी, क्लिप कंटेंट को कर दिया ऑफ। तो अब यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर जो कि कंटेनर ऑटो लेआउट में ऑब्वियसली, और उसके अंदर एक रेड ऑब्जेक्ट है, ठीक। रेक्टेंगल बोल सकते हो या फ्रेम बोल सकते हो। तो उसमें क्या है कि मैंने बिल्कुल 0 पैडिंग दे दी, तभी के लिए पैडिंग यहाँ पे दिख नहीं रही, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अंदर वाले इस रेड वाले ऑब्जेक्ट में स्ट्रोक ऐड करता हूँ। स्ट्रोक ऐड करने के लिए आप स्ट्रोक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे थोड़ी सी मतलब मैं चलो वाइड दे देता हूँ स्ट्रोक, और मैंने इनसाइड की जगह यहाँ पे बेसिकली आप जैसे बढ़ाओगे तो इनसाइड का मतलब होता है स्ट्रोक उस फ्रेम के अंदर रहेगी। फिर यहाँ पे अगर इनसाइड पे क्लिक करोगे तो दो तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक सेंटर का मिलता है, सेंटर में क्या होगा, आधी स्ट्रोक अंदर और आधी स्ट्रोक बाहर जाएगी, ठीक। सिमिलरली उसी तरीके से आउटसाइड में क्या होता है, आउटसाइड में आपकी जितनी भी स्ट्रोक है वो उस बाउंड्री के, यानी कि जो भी आपकी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री है उससे बाहर चली जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे आप अगर ये फ्रेम में सेलेक्ट करूँ ऑटो लेआउट वाला, ये वाला फ्रेम, तो अब देखो ये फ्रेम तो यहाँ तक है बट स्ट्रोक तो उसके बाहर जा रही है, राइट। तो इस केस में अगर आप चाहते हो कि स्ट्रोक यार इसके अंदर रहे, भले में आउटसाइड दे रखा है मैंने बट फिर भी स्ट्रोक इसके अंदर रहे, है ना, तो क्या करोगे आप फिर से एडवांस सेटिंग में जाओगे, ठीक है, और आपने इस कंटेनर को सेलेक्ट किया हुआ है, मेक श्योर एडवांस सेटिंग पे हम गए और यहाँ पे हमने स्ट्रोक को कर दिया एक्सक्लूडेड की जगह पे इंक्लूडेड। जैसे मैं इंक्लूडेड करता हूँ देखो क्या होगा, ये देखो आपने अभी भी आउटसाइड पे रखा है स्ट्रोक बट फिर भी उस कंटेनर के अंदर स्ट्रोक आ चुकी है। तो यहाँ रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका स्ट्रोक बाहर वाला कंटेनर जो उस स्ट्रोक को इंक्लूड करा अपने अंदर, ठीक। अब कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, पैडिंग अभी भी 0 है, देखो पैडिंग 0 है, मतलब इस वाले जो ऑब्जेक्ट की जो जितनी भी स्ट्रोक है हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वो उसी फ्रेम के अंदर ही रहेगा। और ये भी काफ़ी काम का फीचर है, ठीक है। जब आप कॉम्प्लेक्स डिजाइंस में स्ट्रोक्स वगैरह देते हैं ना, कभी बहुत ज़्यादा कॉर्नर की अगर स्ट्रोक वगैरह देते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ काम में आती है, ठीक है। दूसरा फीचर आपके पास अलाइनमेंट का है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बेस लाइन अलाइनमेंट उसको बोलते हैं हम, तो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ इसको, या फिर मैं इसको सिंपली थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ये एक आइकन हो गया, ये एक बटन हो गया, फॉर एग्जांपल ये एक पूरी बटन है, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ और पैडिंग मैंने स्पेसिंग कम कर दी। अब देखो होगा क्या अगर मैं इस आइकन को बहुत छोटा करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक। ये अब देखोगे आप कि ये वाली जो लाइन है, बेसिकली मैं रूलर लेके आता हूँ और बताता हूँ कि जो टेक्स्ट की ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक है, ये रही टेक्स्ट की आपकी अपर लाइन और ये बेस लाइन होगी टेक्स्ट की कुछ यहाँ से, ठीक। अब आप देखोगे क्या होगा, बेस लाइन टेक्स्ट की यहाँ से भी है, ठीक, और ये वाली उसकी बाउंड्री है, मतलब ये यहाँ से बेस है और यहाँ से बाउंड्री है टेक्स्ट की। तो अब क्या होगा अगर मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये सेंटर अलाइंड है, मतलब यहाँ से देखो, या तो मैं टॉप अलाइन कर दूँ तो ये टॉप में चला जाएगा, ये क्यों यहाँ इस बाउंड्री से क्यों जा रहा है, मैं इसको एक बार रूलर हाइड करता हूँ, ठीक है, रूलर हाइड कर दिया मैंने। इस बाउंड्री से इसलिए जा रहा है क्योंकि ये 17 की पैडिंग है, अगर मैं पैडिंग 0 कर दूँ तो ये ऐसे ये पोजीशन होगी और एक ये पोजीशन होगी और एक ये पोजीशन होगी, एक सेंटर होगी पोजीशन, ठीक है, मिडिल में होगी और एक टॉप में एक बॉटम में होगी। अगर मैं थोड़ी सी पैडिंग फिर से बढ़ा देता हूँ तो अब क्या होगा, अब ऐसा तो सही नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सेंटर ही करोगे, बट सेंटर करने के बाद भी तो इसके बेस लाइन में नहीं आ रहा है।
मतलब आप या तो एक काम कर सकते हो, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, बट व्हाट इफ कि मुझे साइज नहीं इंक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे, मैं रूलर लेके आता हूँ, देखो बेस लाइन ये रही, बेस लाइन ये है, और मुझे यहाँ से आना है, यहाँ से 1 पिक्सल देखो ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने ऑटो लेआउट पे मैंने क्लिक करा, बाहर वाले ऑब्वियसली बाहर वाले कंटेनर पे, एडवांस सेटिंग में जाकर के मैंने क्या किया, अलाइन टेक्स्ट बेस लाइन, जैसे मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, टेक्स्ट के बेस लाइन से वो अलाइन हो गया, इररिस्पेक्टिव आपके अपने पैडिंग क्या दे रखी है, अलाइनमेंट क्या कर रखा है, ठीक है, वो टेक्स्ट के बेस लाइन से अलाइन हो जाएगा। और ये चीज़ भी आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने के काम आती है। तो ये 3 एडवांस फीचर भी ऑटो लेआउट में अवेलेबल है। तो जब आप टेक्स्ट बेस लाइन चेंज करते हो तो देखो यहाँ पे अलाइनमेंट के पोजीशनिंग के भी ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली ये वाली लाइन होती है, जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो फिर से वापस चले जाओगे और यहाँ से बेसिकली बेस लाइन और यहाँ पे पोजीशनिंग का ऑप्शन होता है। अभी ये काम नहीं करे क्योंकि सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट हैं और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो ऑटो लेआउट में बस इतनी ही चीज़ें हैं। मैंने आपको ऑटो लेआउट के बेसिक फीचर बता दिए, स्पेसिंग बता दी, लेआउट किस तरीके से होता है, रैपिंग बता दी, आइकन किस तरीके से चेंज होते हैं लेयर पैनल्स में, पोजीशनिंग क्या होती है और पैडिंग कितनी होती है, पैडिंग क्या चीज़ होती है बेसिकली, रिसाइजिंग कितनी टाइप की होती है ऑटो लेआउट के अंदर, एडवांस फीचर ऑटो लेआउट के भी बता दिए मैंने आपको। तो और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग भी बता दिया मैंने आपको, एक डिज़ाइन का एग्जांपल शो करके भी दिखा दिया। इतनी चीज़ें हैं ऑटो लेआउट में, इतनी चीज़ें होती हैं ऑटो लेआउट में, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको और चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो बेसिकली ये बेसिक फीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं, इनका यूज़ करके आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। बट चीज़ें इतनी हैं, फीचर्स इतना ही है, इसके अलावा आपको कभी कुछ देखने और नहीं मिलेगा। फ्यूचर में कोई अपडेट आएंगे तो वो ऑब्वियसली उसमें रहेंगे, अदरवाइज ऑटो लेआउट में इतना ही है, ठीक है। तो होपफुली ये स्टिक्स वीडियो भी आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। मैंने अपना फुल ट्राई किया है ऑटो लेआउट को बेसिक से बेसिक तरीके से आपको समझाने के लिए, और बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज़ें आ जाएंगी ऑब्वियसली, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी वीडियो बनाने में यार, तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना अपने बिगिनर फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ भी अब जल्दी ही आएंगी चैनल पर, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड रेगुलर वीडियोज एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्सटाइल्स, कलर स्टाइल्स और जितने टाइप की भी फिग्मा में स्टाइल्स होती है, लेआउट ग्रिड्स, इफेक्ट स्टाइल्स, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो तब तक के लिए आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, और मतलब बेसिकली आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ और रेप्लिकेट करो किसी डिज़ाइन को, और वो ऑटो लेआउट में रेप्लिकेट करने का ट्राई करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।